जलाल ने उसके तेवर भांप कर मौजू ही बदल दिया। हाँ, असल मकसद यही था, मगर माजिद यमनी और डैनी के बारे में याद दहानी भी जरूरी है। मैं फिर कहूँगा कि CIA या अमरीकी हुकूमत महज भारतीयों की खुशनुदी के लिए मजहर को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे रही है। मैंने दानिस्ता कहा, इसकी ज़रूरत भारतीयों को है, तुमको नहीं। अब हमें यह मालूम हो गया है कि वो राह का ज़र खरीद आदमी है, तो हम उसके पीछे पाताल तक जाएंगे, मगर तुम इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। इस पर दिल्ली में पेश आने वाले वाक़यात में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। लैरी ने अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, तुम पिछले इजलास में शरीक नहीं हुए थे। उस वक्त इस मौजू पर खासी नाखुशगवार बहस हुई थी। वो हमारी भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें जॉन स्मिथ के कातिल की तलाश है। इसके लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जॉन एशकोफ दिल्ली में अपने क़याम के दौरान में अपने हम नाम के कत्ल की कड़ियाँ भी यकजा करने की कोशिश करेगा। इसके लिए कराची के मुकाबले में दिल्ली ज़्यादा मखदूश है। शायद वो भूल रहा है कि उसके हम नाम से पहले ओब्रायन डिसेंट नामी एक और अमरीकी अफसर दिल्ली में हादसे का शिकार होकर मर गया था। कर्नल दावर, अमेरिका और अमरीकियों के बारे में तुम्हारे मुशाहिदे काबिल रश्क हैं। ये कहते हुए उसने कुर्सी छोड़ दी। वो 7 पाकिस्तानी अफसरों के दरमियान घिर कर बहुत ज़्यादा बेआरामी महसूस कर रहा था। एक अच्छा सीक्रेट एजेंट मुस्बत से ज़्यादा मनफी पहलुओं पर निगाह रखने का आदी होता है। मैंने हंस कर जवाब दिया, इसीलिए मुझे STF से बेहतरीन उम्मीदें हैं। माजिद, यमनी, डैनी और मजहर के बाद अब चंदन का कातिल भी तुम्हारे लिए चौथा चैलेंज बन गया है। तो हमारा काम है। अजी ने उसकी तोसी की, STF वाले पुलिस के फ़राइज़ में दखल अंदाजी नहीं करते। हम सातों ने कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर लैरी और उसके मददगार को रुखसत कर दिया। लैरी ने जाते हुए हमसे फैक्स की नकूल वापस नहीं ली थी। कर्नल गफूर फौरी तौर पर चला गया। दूसरे अफराद दरवाजे पर खड़े खुशकपियाँ करते रहे। मैं इस मौका से फ़ायदा उठाकर जलाल को एक तरफ ले गया। आज तुमने इस मोटे के बकिए उधेड़ कर मेरा दिल खुश कर दिया। भीड़ से दूर निकल आने पर जलाल ने मुसर्रत से कहा, ये बातें होती रहेंगी। IG को मशवरा दो कि चंदन के कत्ल को रकीबाना इंतकाम का रुख देने की कोशिश करे। इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी रंगीन लम्हात शहजादी नामी किसी लड़की के साथ गुजारे थे। मैंने सरगोशियाना लहजे में कहा, बस मैं समझ गया। यहाँ ज़ुबान पर काबू रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं किसी वक्त घर आऊँगा। हम दोनों दोबारा अपने साथियों में आ मिले। रफ्ता रफ्ता सब वहाँ से रवाना हो गए। बस IG दरवाजे पर खड़ा रह गया। शायद उसे ताज़ा मुज़ाकरात के बारे में कमिश्नर से कुछ मशवरे करने थे। ये बहुत बुरा हुआ कि तुम अपनी जारहाना बातों की वजह से लैरी हफ की नज़रों में आ गए। उसने चलते चलते तंजिया अंदाज में तुम्हारी तारीफ की थी। कमिश्नर हाउस की हदूद से गाड़ी बाहर निकाल ले जाने के बाद अव्वल खान ने अपनी तशवीश का इजहार किया। वो सब बातें नागुज़ीर थीं। वो लाजवाब हो गया था। मैंने सिगरेट का कश लेकर कहा, अब घर जाकर यह बात न दोहरा देना। गजाला पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ जाएगी। वो मुझसे शाकी रहती है कि मैं हर वक्त खुद से खतरात मोल लेता रहता हूँ। मैं लैरी की नाराज़गी से ज़रा भी खौफज़दा नहीं हूँ। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मुझे डर ये है कि वो तुम्हारे बारे में छानबीन शुरू करा देगा। उसे तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड ना मिला तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कर्नल दावर की ज़ात फौरी तौर पर शकूक शुबहात की जद में आ जाएगी। अव्वल खान इस बारे में वाकई परेशान था। मजहर के नाम से मेरा पासपोर्ट बनवाते हुए तुमने ऐसी बातों का खास ध्यान रखा था। मेरे चंद सानियों की खामोशी के दौरान सोचने के बाद कहा, राह वाले मेरे ख्वाहिश की इस तस्दीक से धोखा खा गए थे। क्या इस बार तुमने ऐसी कोई एहतियात नहीं की? मैंने इतनी ही एहतियात की है जितनी पासपोर्ट के मामले में की थी। कर्नल दावर 69 फील्ड का अफसर था, जो रिटायरमेंट लेने के बाद पिछले कई साल से फौजी फाउंडेशन की एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। बस तो फिर यही काफ़ी है। जरूरी नहीं कि वो सारी उम्र किसी फैक्ट्री में काम करता रहे। इसे मौका मिला और वो इस फैक्ट्री की मुलाजमत छोड़कर स्पेशल टास्क फोर्स में आ गया। अब तुम क्यों फिक्रमंद हो? CIA वाले सुवर होते हैं। अव्वल खान ने सड़क पर नजरें जमाए एक गहरा सांस लेकर जवाब दिया, वो बाल की खाल निकालने के आदी होते हैं। वो कर्नल दावर के सर्विस रिकॉर्ड की नकल हासिल कर सकते हैं। इसमें दावर की तस्वीर भी होगी। तुम सही समत में सोच रहे हो। मैंने उसे इत्तिफाक किया। इस इलाके में अपने तल्ख तजर्बात के बिना पर वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो सकती हैं। इनसे हर बात की तवक्का की जा सकती है, मगर तुमको इस बारे में इतना फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। तुम भी रिटायर्ड फौजी हो। फौज में तुम्हारे गहरे मरासम होंगे। हिफ्ज़ मातुकद्दुम के तौर पर रिकॉर्ड में कर्नल दावर की तस्वीरें बदलवा दो, क्योंकि कर्नल दावर वाला रोल कुछ तूल पकड़ सकता है। मुझे इसी बात की परेशानी है। उसने तुम्हारा नाम और चेहरा ज़हनशीं कर लिया है। मजहर की तरह कर्नल दावर को कहीं गायब नहीं किया जा सकता। अव्वल तो आर्मी रिकॉर्ड में किसी किस्म का रद्दो बदल नामुमकिन है। किसी तरह ये काम कर लिया जाए तो खतरा ये है कि तुम्हारी तस्वीर हमेशा के लिए रिकॉर्ड पर आ जाएगी। तुम बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हो। मैंने हंस कर कहा,
ضروری نہیں کہ ریکارڈ میں میری اصل تصویر ہی جائے۔ تصویر اور کوائف کا مرحلہ ہر ملازمت کی ابتدا میں چلتا ہے اور ریٹائرمنٹ تک وہی ریکارڈ برقرار رہتا ہے۔ مجھ سے ملتی جلتی کوئی بھی تصویر چلے گی۔ آج سے 10-15 برس پہلے میں آج سے بہت مختلف رہا ہوں گا۔ اوکھلی میں سر دیا ہے تو اب کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ میرے ذہن میں ایک خطرہ سر ابھار رہا تھا، میں نے تمہیں اس سے آگاہ کر دیا۔ اب ہم مل بیٹھ کر اس کا کوئی نہ کوئی تدارک بھی کر لیں گے۔ ہم دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ گاڑی تیزی سے واپسی کے سفر پر گامزن تھی۔ پچھلی رات ہم چندن کے اغوا کے ارادے سے گھر سے روانہ ہوئے تو ہمارا ابتدائی پروگرام یہ تھا کہ چندن کو اس کے گھر سے نکالیں گے اور قائد اعظم کے مزار کے عقبی سڑک پر پھیلے ہوئے سناٹے میں قیدی کو ایس ٹی ایف والوں کے حوالے کر کے گھر لوٹ آئیں گے۔ اسٹیشن 4 میں بیٹھا ہوا اول خان خود ہی قیدی سے نمٹ لیتا۔ ہم دونوں پر وقت اپنی اپنی خوابگاہوں میں پہنچ جاتے، مگر عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکا۔ کچھ میرا فطری تجسس تھا اور دوسری طرف اخلاقیات کی پاسداری کہ ہم دونوں خود ہی اسٹیشن 4 پہنچ گئے۔ وہاں سے واپسی میں اتنی دیر ہو گئی کہ سلطان شاہ تھک ہار کر سو چکا تھا۔ ویرا کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش تھی یا اسے بھی نیند آ گئی تھی۔ ہم گھر پہنچے تو وہ بظاہر غفلت کی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ صرف غزالہ ہم دونوں کی واپسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے پیسنجر سیٹ پر سوئے ہوئے سلطان شاہ کو جگایا تو وہ گھر میں گھستے ہی بستر کی طرف ہو لیا۔ غزالہ مجھ سے میری مصروفیات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میں گھر سے کسی مہم کے لیے نکلتا تو میری سلامتی کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ میں صحیح سلامت گھر لوٹ آتا تو خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ میں نے سرسری طور پر اسے چندن کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتا دیا۔ چائے کے ساتھ ایک سینڈوچ لے کر میں بھی سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح 8 بجے اول خان کا فون آیا تو ویرا بدستور گہری نیند سو رہی تھی۔ غزالہ میرے اور سلطان شاہ کے لیے ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ فون پر بات ہونے کے چند منٹ بعد اول خان راستے سے مجھے لیتا ہوا کمشنر ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم کو اتنا وقت ہی نہیں مل سکا تھا کہ ان واقعات کے بارے میں بات بیٹھ کر کی جا سکتی۔ میں اجلاس سے نمٹ کر اول خان کے ساتھ گھر پہنچا تو ویرا اپنی پوری تیاری کے ساتھ میری واپسی کی منتظر تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ اس نے غزالہ اور سلطان شاہ کو بھی میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ غنیمت ہے کہ تمہیں گھر آنے کا خیال آ گیا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے ویرا کی نشتر زنی کا سامنا کرنا پڑا۔ رات کو کہاں رہ گئے تھے؟ اول خان کے ساتھ مجرا دیکھنے چلا گیا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں نے سلگ کر پوچھا۔ غصہ مجھے اس بات پر آیا کہ سلطان شاہ اس کے ساتھ گھر میں موجود تھا۔ وہ پوری مہم میں میرا شریک کار رہا تھا۔ ویرا نے میری غیر حاضری میں اس سے سب کچھ پوچھ لیا ہوگا، پھر بھی وہ میرے سامنے انجان بن رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم دونوں کے لیے کتنی پریشان تھی۔ ویرا نے احسان جتانے کی کوشش کی۔ تم اپنا موبائل فون بھی گھر پر بھول گئے تھے۔ تمہاری پریشانی کا اندازہ تمہاری گہری نیند سے ہو گیا تھا، میں نے گہرے طنز سے کہا، مگر میں دل میں اس کی نادانی پر ہنس رہا تھا۔ میں موبائل فون بھولا نہیں تھا، دانستہ گھر پر چھوڑ گیا تھا۔ اس چھوٹے سے شیطانی آلے کی جہاں بہت زیادہ افادیت تھی، ایک خرابی بھی تھی۔ اگر فون کھلا ہوا ہے تو آدمی کہیں بھی ہو پکڑا جاتا ہے۔ ہمہ وقت رابطے کی وہ آزادی بعض نازک مقامات پر تکلیف دہ ہو سکتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ چندن کے اغوا میں ایسے کئی نازک مقامات آئیں گے۔ اگر کسی غلط موقع پر موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگتی تو سارا کیا دھرا وہیں رہ جاتا۔ تم گھر سے کچھ طے کر کے جاتے ہو اور باہر جا کر ارادے بدل لیتے ہو۔ تم کو اندازہ ہے کہ غزالہ تمہارے لیے کتنی فکر مند رہتی ہے۔ اپنی بات کا منہ توڑ جواب سنتے ہی ویرا نے غزالہ کو بھی اس بحث میں گھسیٹنے کی کوشش کی۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں دخل انداز ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ویرا کی مستفسرانہ نظریں غزالہ کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ جواب میں صرف مسکرا کر رہ گئی۔ میری طرف سے تم دونوں بھاڑ میں جاؤ، میرا کیا جاتا ہے؟ غزالہ کے خوشگوار رد عمل پر ویرا بھڑک اٹھی۔ یہ رات کو میرے ساتھ بیٹھی اس طرح ٹسوے بہا رہی تھی جیسے تھوڑی دیر میں تمہاری تدفین کی خبر آنے والی ہے۔ اب دان نکال رہی ہے؟ ویرا، اول خان نے تادیبی لہجے میں اسے پکارا، مہذب لب و لہجہ اختیار کرو، تمہارے ساتھ تجاوز کر رہی ہو۔ ویرا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اسے زبان سے کچھ نہیں کہا، خاموش بیٹھی چند ثانیوں تک مجھے گھورتی رہی، پھر بولی، رات کو کیا ہوا تھا؟ تم کو سلطان شاہ نے ہر بات بتا دی ہوگی، میرا دہرانا ضروری نہیں ہے، میں نے ان دونوں کو ہر بات بتا دی ہے۔ سلطان شاہ نے جھٹ میری تائید کی۔ ویرا کو اس بات پر سخت اعتراض ہے کہ ہم نے چندن کی گرل فرینڈ کو کیوں چھوڑ دیا، وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے اس نادر اندیشے کا سبب کیا ہے؟ میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، میں عورت ہوں اور عورتوں کو تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ تمہیں دیکھ کر اسے اپنی جان خطرے میں نظر آئی اور اس نے اداکاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے مکر سے تم کو فریب دے دیا، وہ کہیں بھی تمہیں پہچان لے گی۔
वीरा ने दावे से कहा। अगर सिर्फ इतनी सी बात है तो उसे अपने नाजुक दिमाग से झटक दो। वो इस बुरी तरह मदहोश थी कि उसे अपने तन के कपड़ों का भी होश नहीं था। वो तो शायद फिर मरीजा रही होगी। ऐसी औरतों को बेलिबास होकर ही सुकून मिलता है। वीरा ने बेपरवाही से कहा। तुमने क्या बेहुदा बातें शुरू कर दी? सुल्तान शाह ने चिढ़कर उसे टोक दिया। वो रात की बातें थीं, रात गई बात के। इस वक्त ये दोनों लैरी से मिलकर आ रहे हैं। होने वाली बातें इस वक्त सबसे ज्यादा अहम हैं। वीरा ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और मुझसे कहा, तुमने चोपड़ा के बारे में क्या किया? कुछ खुदा का खौफ करो, मैंने उसे घूरते हुए कहा। हम रात गए, वापस आए, सुबह सवेरे कॉन्फ्रेंस में चले गए। कुछ करने का वक्त कहाँ था मेरे पास? हो सका तो उसे मैं देखूंगी। वो पुरख्याल अंदाज में बोली। अब बताओ कि लैरी को क्या तकलीफ है? मेरे भेजे हुए फैक्स ने यकायक बैनुल-अक़वामी अहमियत इख्तियार कर ली है, मैंने हंसते हुए कहा। वो बेवकत खत जिसमें टाइपिंग की बेशुमार गलतियां हैं। वीरा ने हैरत से तायद चाही। चंद घंटों की मुद्दत में वो फैक्स चंदन से लैरी तक पहुंच गया। वो अंदेशे दुरुस्त साबित हुए कि भारतीय और अमरीकी इस खत को मजहर की कराची में मौजूदगी का खुला सबूत करार दे रहे हैं और शिद्दत से इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। मैंने बताया, ये बातें चलती रहेंगी। अव्वल खान ने बुलंद आवाज में गजाला से कहा, तुम जरा हल्के फुल्के नाश्ते का बंदोबस्त कर दो। गजाला अव्वल खान की किसी फरमाइश को रद्द नहीं करती थी। अपनी जगह से उठी और किचन की तरफ चल दी। इस फैक्स के बारे में हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। चंदन की मौत की सूरत में हमने उससे फायदा उठा लिया, मगर अब खतरा सामने है। इसका मतलब है कि मजहर और खजाला की वापसी के बारे में पाकिस्तान का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया जाएगा। वीरा ने पूछा। इसका इम्कान नहीं है। फैक्स को उसके हिसास मतन की वजह से आफती रिकॉर्ड रखा गया है। ओह, तो वो इजलास इसीलिए आफती रिकॉर्ड था? वीरा ने चौंक कर कहा। मेरा ख्याल था कि STF की नुमाइंदगी की वजह से ऐसा हुआ है। लैरी को माजिद यमनी, डैनी और मजहर के बारे में STF से बहुत तवक्कात है, मैंने मानी कर लहजे में कहा। कुछ दिनों बाद इसमें चौथा नाम भी शामिल हो जाएगा। आज तुम किस नाम से मीटिंग में गए थे? वीरा ने पूछा। कर्नल दावर, अव्वल खान ने जवाब दिया। डैनी ने आज लैरी को बुरी तरह रगेद कर रख दिया। कर्नल दावर उसकी नजरों में आ चुका है। कर्नल दावर बनकर तुम आजादाना नकुल हरकत कर सकते हो। मेरा मशवरा है कि कुछ दिनों के लिए स्टेशन 4 ही पर मुंतकिल हो जाओ। हम लोग अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। तुमको उसका मुंह नहीं लगना चाहिए था। तुम जानते हो कि दुश्मनी के मामले में अमरीकी कितने घटिया होते हैं। सुल्तान शाह ने कहा। मैं खुद इस इजलास में पस मंजर में रहना चाह रहा था, मगर उसकी बातें इश्तियाल अंगेज थीं। तुमने जल्दबाजी से काम लिया। अव्वल खान ने जुबान खोली। वहां तुम अकेले नहीं थे, दूसरे अफसर भी उसकी खाल उधेड़ने पर तुले हुए थे। अमरीकियों के हाकमाना सलूक की वजह से कोई भी इनको पसंद नहीं करता। तुम खामोश रहते तो कोई न कोई उसे जरूर मुंह तोड़ जवाब देता। जो होना था वो हो गया। अब हमें खुद को आने वाले हालात के मुकाबले के लिए तैयार करना है। इस मरतबा ये लोग अपने मुलजिमों को पकड़ने का कसद करके मैदान में उतरे हैं और कोई बड़ी चोट खाए बगैर मैदान से नहीं भागेंगे। मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर कहा। और चंदन के तारीखी अल्फाज भी याद रखना। सुल्तान शाह ने वीरा से मुखातिब होकर कहा। उस दिन छोटे से जुमले में भारतीय सोच का निचोड़ समझ लिया था। नशे में मार खाकर भी वो ऐसी बातें करने के काबिल था? वीरा ने हैरत से पूछा। वो बहुत सख्त जान और जिद्दी था। वो कह रहा था कि हिंद हिंदू का था, हिंदू का है और हिंदू का ही रहेगा। फिर तो अमेरिका भी रेड इंडियंस का होना चाहिए। सफेद फाम कौमों के लोग वहां यूरोप, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया से गए थे। वीरा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। यह आग लगा देने वाली पुरतशवीश बातें हैं। वक्ती तौर पर इस नफरत को कितना ही दबा लिया जाए, यह किसी न किसी वक्त अपना रंग जरूर दिखाएगी। अव्वल खान की आवाज पुरतशवीश थी। भारतीय रियासत और क़यादत की फैलाई हुई ये नफरत आए दिन अपना काम दिखाती रहती है। वीरा ने मुतासफाना अंदाज में कहा। वहां हिंदू मुस्लिम फसाद होते रहते हैं। पिछले दिनों इंतहा पसंद हिंदुओं ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद की ईंट से ईंट बजा दी। पिछले महीने बड़ौदा में 40 मुसलमान मार दिए गए। ये सब उसी नफरत का शाखसाना है जिसके बीज भारतीय क़यादत बोती रही है। हिंदू का फलसफा अब रफ्ता रफ्ता में समझ में आता जा रहा है। अव्वल खान ने सोचते हुए कहा। दुनिया में बथेरे मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन भारत को किसी से पुरखाश नहीं है। मगर वो पाकिस्तान को हर कीमत पर नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। इस भारतीय सोच के पीछे खालिस हिंदू ज़हनियत कार फरमा है। और वो हिंदू ज़हनियत क्या है? वीरा ने पूछा। रवायती हिंदुआना अना। ये एहसास आज भी उनके दिल में कचोके लगाता है कि मुसलमान बाहर से आए और एक तवील मुद्दत तक इन पर राज कर गए। इन पर तो अंग्रेजों ने भी राज किया था। वो इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं? वीरा बात बढ़ाना जानती थी। अंग्रेज आया और चला गया। उसने भारत में अपना कोई वतन नहीं बनाया।
मुसलमानों ने अरूज के बाद जवाल देखा और आखिर में पाकिस्तान बना लिया। मुतासिब हिंदू पाकिस्तान को अपने लिए काली तस्वुर करते हैं। ये मुल्क उन्हें हर वक्त इस दौर की याद दिलाता रहता है जब वो मुसलमानों की गुलामी कर रहे थे। वो इस अलामत के दुश्मन हैं। इनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सुल्तान शाह ने पुरअज़्म लहजा में कहा। वो अपनी सी पूरी कोशिश करते हैं मगर हर बार मुंह की खाते हैं। अभी अनिल, नरेश और नागर की चिताओं की राख ठंडी नहीं हुई थी कि अब चंदन की अर्थी तैयार है। ये पै दर पै नाकामियां आखिरकार उनके हौसले पस्त कर देंगी। मेरा ख्याल है कि तुम लोग सियासत और तारीख में उलझ रहे हो, मैंने उकता कर कहा। यह हमारे मौजू नहीं है। हमें यह देखना है कि आज के मसाइल क्या हैं। सबब कुछ भी हो, मसाइल अपनी जगह अटल होते हैं। इनका कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ता है। और इस वक्त का सबसे बड़ा मसला यह है कि मेज़ पर नाश्ता तैयार है। गजाला ने आकर ऐलान किया। सब उठ गए। नाश्ते की मेज़ पर वो लोग इधर उधर की बातें करते रहे। मैं अपने ख्यालों की दुनिया में खोया रहा। अपने बारे में लैरी की कही हुई बातें रह रहकर मेरे जहन में चुभ रही थीं। जज्बात की रो में आकर मैंने इजलास में उसकी अच्छी खासी सरकोबी कर डाली थी, लेकिन ठंडे दिल से सोचने पर अंदाजा हो रहा था कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। अपनी जात को दरपेश खतरात को मद्देनजर रखते हुए वहां एहतियात जरूरी थी। लैरी का यहां से भागना जरूरी हो गया है। खाने के बाद मैंने अव्वल खान से कहा, इसमें क्या रखा है? वो हर वक्त अपने कमरे में बंद नहीं रह सकता। इस पर छोटा मोटा मसनूई हमला करा दो, खुद भाग जाएगा। वीरा ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। अहमकाना बातें तुमसे सीखनी चाहिए। सुल्तान शाह को भी बोलने का मौका मिल गया। अभी सुन चुकी हो कि हर वक्त 2 अमरीकी कमांडो उसकी हिफाजत करते हैं। मसनूई हमले में हिस्सा लेने वाले मुफ्त में इनके हाथों मारे जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मैं अपने आदमियों को इसके पीछे लगा दूं। अव्वल खान ने तजवीज़ पेश की। इन्होंने किसी बेनामो निशान गाड़ी में 2-3 मरतबा उसका ताक़ुब किया तो खौफजदा हो जाएगा। तुमने देखा कि उसने आईजी की तरफ से पुलिस कार्ड की पेशकश ठुकरा दी थी। वो यहां अपने साय से भी भड़क रहा है। उसे ये खौफ दामनगीर हो जाएगा कि नामालूम कातिल या दहशतगर्द उसके पीछे लग चुके हैं। तजवीज़ माकूल है मगर अमरीकी कमांडोज घबराकर कोई कार्रवाई कर बैठे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने अंदेशा जाहिर किया। ज्यादा से ज्यादा वो चलती गाड़ी से फायरिंग करेंगे। ऐसी गोलियां कभी निशाने पर नहीं लगती। अंधाधुंध फायरिंग का मकसद सिर्फ हरास फैलाना होता है। ऐसे मौका पर अव्वल खान के आदमी फरार की राह इख्तियार कर लेंगे। वीरा अपनी तजवीज़ से दस्तबरदार होकर अव्वल खान से मुत्तफिक हो गई। बस एक डर है कि कहीं यह हरकत जलाल की पॉलिसी से मुतसादुम ना हो। मैंने कहा, फिर वही जलाल? वीरा तिनक कर बोली, मैं पूछती हूँ कि तुम उसके असीर क्यों हो गए हो? डैनी ठीक कह रहा है। अव्वल खान ने मेरी तायद की। हम लोग कोई काम अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं करते। हमारा हर कदम अपने मुल्क के लिए उठता है। अगर हमारी किसी कार्रवाई से मुल्क के काज को नुकसान पहुंचने का खतरा हो तो हमें उससे एहतजाज करना चाहिए। बुनियादी तौर पर मुझे ताक़ुब का मशवरा अच्छा लगा। यह इस पर दबाव डालने की बेज़रत तरकीब है। मैंने कहा, जलाल से बात करने की जरूरत ही नहीं है। इस बार सुल्तान शाह वीरा का हमनवा बन गया। जान एशकोफ वाले मामले में भी तुमने उसे एतमाद में नहीं लिया था। बाद में वो तुम्हारी कारकर्दगी के बारे में जानकर खुश हो गया था। लैरी के लिए भी इसी नुस्खे पर अमल का डालो। मैं बेसाख्ता मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। मुझे खुशी है कि तुम कारामद मिसालें याद रखते हो। मजबूरी है, वो शाने उचका कर बोला। तुम्हारे और वीरा के इख्तलाफात को रफा दफा कराने के लिए बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। ये तुम कह रहे हो? खजाला बोली, तुम्हारी और वीरा की एक पल भी नहीं बनती। इस वक्त तुम उसके चहेते बन रहे हो। फिर मैं अपने आदमियों को हदायत दे दूं? अव्वल खान ने मुझसे पूछा।